हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रीलिम्स पार में। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हमने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, रॉक्स, चट्टाने। उसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। थोड़ा सा उसका आज हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, और उसके आगे का हम उसके बाद में रिवीजन के बाद में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया है। हमने देख लिया था रिवीजन में, अगर यदि हम करें तो हमने रॉक्स देख लिया था। रॉक्स क्या है? खनिजों के मिश्रण को क्या कहते हैं? चट्टाने कहते हैं। उन चट्टानों में भी विभिन्न चीजें हमने देख ली थी। जैसे क्या? जैसे कि टर्म इसमें इंपॉर्टेंट है, खनिज। तो कई चट्टानें ऐसी होती हैं जो केवल एक खनिज से निर्मित होती हैं, जैसे संगमरमर, चूना पत्थर। लेकिन कई चट्टानें एक से अधिक खनिजों से निर्मित होती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट चट्टानें हो गई। इसी के साथ कई चट्टानें ऐसी होती हैं जिनमें धातु और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिजों का जटिल मिश्रण होता है, जैसे कि एल्यूमिना, कोग्लोमेरेट इत्यादि। इसके अलावा हमने देखा था इसमें ही कि चट्टान निर्माता खनिज, वैसे तो भूवैज्ञानिकों ने 2000 से अधिक चट्टानों की खोज कर ली है, 2000 से अधिक खनिजों की खोज कर ली है। 2000 से अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है वर्तमान में। परंतु उसमें से भी जो 24 खनिज हैं, वो क्या कहलाते हैं? चट्टान निर्माता खनिज। ठीक है, चट्टान निर्माता खनिज कितने हैं? 24 खनिज हैं। इन 24 के अलावा या इन 24 में सबसे अधिक जिनकी प्रधानता होती है वो 6 होते हैं। उन 6 के नाम क्या क्या थे? उन 6 के नाम एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। उनमें थे आपका अभ्रक था, ठीक है ना, क्वार्ट्ज था, फेल्सपार था, आपका पायराइसिस था, एम्फी एम एम एम्फी बोल्स और ओलिवीन ओलिवेन। ठीक है ना। तो आपका 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 खनिज थे, ये इनकी प्रधानता पाई जाती है। इसके अलावा जो चट्टान निर्माणकारी जो खनिज हैं, मुख्य रूप से जो सिलिकेट, ऑक्साइड और क्या बताया था मैंने आपको? कार्बोनेट। इनको भी देख लेना, कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लेता है ना। तो सबसे पहले किसकी प्रधानता होती है? सिलिकेट की। सिलिकेट के उपरांत आता है आपका ऑक्साइड, और ऑक्साइड के बाद में आता है आपका कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मुझे नहीं लगता कि किसी को कंफ्यूजन होगा। इसके अलावा हमने क्या देख लिया था? इसका हम वर्गीकरण स्टार्ट किया था हमने, ठीक है ना। वर्गीकरण स्टार्ट किया था। चलिए देखिए, वर्गीकरण में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो चट्टान होती हैं या उनका वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया है। एक आग्नेय चट्टान है, इग्नस रॉक, अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, इन तीनों में से हमने स्टार्ट किया था आग्नेय चट्टाने। आग्नेय चट्टानों में मैंने आपको क्या बता दिया था? जैसे कि उसका नाम है आग्नेय चट्टाने या इग्नस रॉक। इग्नस का तात्पर्य होता है आग, और रॉक्स मतलब तो चट्टाने, आपको पता ही है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? ऐसी चट्टाने जिनका निर्माण लावा के या गर्म तप्त लावा के शीतलीकरण एवं उसके जमाव से होता है, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ये हमने पढ़ लिया था। और इनकी थोड़ी कुछ विशेषताएं हमने देख ली थी। इनकी विशेषताओं में हमने क्या देख लिया था? कि ये वे चट्टानें होती हैं जो कि सबसे प्रारंभ में निर्मित होती हैं। इनका निर्माण सबसे प्रारंभ में हुआ है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टानें। और इन्हीं चट्टानों के निर्माण के उपरांत अन्य चट्टानों का निर्माण, जैसे अवसादी चट्टानें या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो उन चट्टानों के निर्माण में आग्नेय चट्टानें आधार प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं? आधार चट्टानें या पैतृक चट्टानें। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। अब इसके आगे हम देखते हैं। चलिए, ये सब चीजें क्लियर है ना? आग्नेय चट्टाने में इसको प्राथमिक चट्टाने क्यों कहते हैं? ठीक है, अब आप समझिएगा। वर्तमान में ना, वर्तमान में ये जो आग्नेय चट्टाने हैं, आग्नेय चट्टाने अपना मूल स्वरूप में नहीं है, क्योंकि इन्हीं का निर्माण, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो बहुत सारे ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे। उन ज्वालामुखी विस्फोट के चलते
अत्यधिक मात्रा में आग्नेय चट्टानों का निर्माण भी हो रहा होगा। तो तब से लेकर अब तक इन्हीं चट्टानों ने अपने रूप में परिवर्तन लाया है, तो ये वर्तमान में अपने मूल स्वरूप में नहीं है। आया समझ में इन्हें क्यों कहा जा रहा है कि अपने मूल स्वरूप में नहीं है? क्योंकि इन्हीं चट्टानों में सर्वाधिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इन चट्टानों में अगर यदि मैं एग्जाम्पल बताऊं कि मुख्य रूप से कौन कौन सी चट्टानें हैं, तो देखिएगा आप इसमें देखते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पिग्मेटाइट, डायोराइट, ग्रेबो, पिच स्टोन। ये सारी चट्टानें कौन सी चट्टानें हैं? ये सारी चट्टानें हमारी आग्नेय चट्टानें हैं, है ना, जिनने अपने रूप में परिवर्तन ला दिया है। किस कारण से? विघटन वियोजन हुआ होगा इन चट्टानों का, और इन्हीं के चलते इनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विघटन से ही अवसादी और रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये अपने मूल रूप में नहीं है। इसके बाद में ये वाला पॉइंट हम देखेंगे कि इनकी जो परत होती है ना, ये अत्यंत कठोर चट्टानें होती हैं। अब आप सोचिए, जब जब ये यहाँ से लावा यहाँ आया होगा या ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, तब ये ना, ये क्या होता है कि जब लावा आता है ना, बाहर आता है, मैग्मा जब भी बाहर आके, जिसे हम लावा कहते हैं, जब ये आके जमता है ना, तो इसके जमने के बाद में जैसे ही अगेन विस्फोट होता है, तो उसी के ऊपर जम जाता है। आप समझिए, ये सतह थी कोई, इस सतह में फिर से कोई ऐसी गर्म सतह आके रख जाएगी, तो इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होगा कि ये आप बांट सको कि ये अलग लेयर है, ये अलग लेयर है ना। इसलिए इसे कहा जाता है परत विहीन चट्टानें। इसमें किसी प्रकार की परत नहीं होती है। समझ में आया आपको ये? साथ ही साथ में ये कठोर होती है। अब इसी से चीजें नेक्स्ट जुड़ जाएंगी। अगर यदि इन चट्टानों में ये जो चट्टान है ये परत विहीन है, ठीक है ना, ये परत इसमें नहीं पाई जाती है, तो जब परत विहीन होने के चलते इसमें ना ये नॉन पोरस होती है। मतलब कि यहाँ पर ये जो इस तरीके से अगर यदि कोई जल, अपन बोलते हैं ना, अगर यदि पानी अगर इसके ऊपर डाला जाएगा ना, तो इसके अंदर से ये पानी जाएगा नहीं एक प्रकार से। उसे हम कह देते हैं नॉन पोरस। अप्रविश्य का मतलब होता है नॉन पोरस, नॉन पोरस चट्टानें। ठीक है, तो आपने विशेषताएं देख ली इसकी। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं कौन कौन सी है? ये प्राथमिक चट्टानें होती है, वर्तमान में इनका ये अपने मूल स्वरूप को खो चुकी हैं। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, आपके पिग्मेटाइट, डायोराइट, गैब्रो, पिच स्टोन इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा ये चट्टानें अत्यंत कठोर होती हैं, साथ ही साथ परत विहीन होती हैं, और तो और आग्नेय चट्टानें अप्रविश्य होती हैं। अप्रविश्य होने के कारण ही, क्योंकि ये चट्टानें अप्रविश्य हैं, तो आप समझिए, अगर यदि इसमें जो रासायनिक, आप समझ रहे हैं, अगर यदि अप्रविश्य होगी तो इसमें जो रासायनिक अपक्षय का प्रभाव होगा ना, वो कम हो जाएगा, क्योंकि जल जा ही नहीं रहा है जल, या किसी प्रकार की ह्यूमिडिटी हो, इसको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है भौतिक कारकों का, जैसे कि यहाँ कोई चट्टान निर्मित, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये चट्टान है, अब इस चट्टान पर अब वर्षा हो रही है, तो उसका प्रभाव इस पे नहीं हो रहा है, विघटन वियोजन इसके कारण नहीं हो रहा। लेकिन अगर यदि यहाँ से कोई ऐसी नदी, एक सेकंड जरा मैं इसको साफ कर देता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। अगर यदि यहाँ से कोई ये नदी जा रही है ना, तो नदी के जाने के चलते ये इसका विघटन और वियोजन करेंगी, जिससे इनको ये विघटन वियोजन इनका इस तरीके से होकर ये ले जाएंगी साथ में, यहाँ पे कलेक्ट होगा अवसाद। ठीक है, जो आगे जाके हमें अवसादी चट्टान का निर्माण होता दिखेगा। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसकी विशेषताओं में इतना है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ना, आग्नेय चट्टानें जो होती हैं, इसका भी वर्गीकरण है। आग्नेय चट्टानों का भी वर्गीकरण है। उसमें भी दो प्रकार से, आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण भी हम दो प्रकार से देखेंगे, एक इसका उत्पत्ति के आधार पर और एक इसका
उत्पत्ति के आधार पर और एक इसका रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। ठीक है, इसमें देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर यदि हम इसका निर्माण देखें तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से, एक सतही और दूसरा आंतरिक। उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण सतही आग्नेय चट्टानें और आंतरिक आग्नेय चट्टानें होती हैं। अब सतही से तो आप समझ ही रहे होंगे, सतही आग्नेय चट्टानें क्या होंगी। इसका मतलब हुआ कि ज्वालामुखीता के चलते जब लावा सतह पर आकर आता है और उसके शीतलीकरण के बाद में जो जमाव होता है वो हमारी सतही आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। परंतु आंतरिक आग्नेय चट्टानें क्या होंगी, देखिए आंतरिक में भी ना दो तरीके से होती हैं। आंतरिक में भी एक होती है हमारी पातालीय आग्नेय चट्टानें और दूसरी होती है आपकी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। एक हो गई हमारी पातालीय आग्नेय चट्टानें और दूसरी होगी मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। अब जैसे कि इसके नाम से भी समझ में आ रहा है, पातालीय मतलब कि इस जो अधिक गहराई पर जम रहा होगा, जो लावा पृथ्वी के आंतरिक सतहों में अधिक गहराई पर जम रहा होगा वो किसके अंतर्गत शामिल हो जाएगा, पातालीय आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत। आप समझ गए इसका। इसके एग्जाम्पल देखिए आप कुछ, अगर यदि हम इसका एग्जाम्पल में चलें तो पातालीय आग्नेय चट्टानें में कौन कौन आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर यदि आप देखेंगे तो इसमें है हमारी ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट। ठीक है, ये सारी पातालीय आग्नेय चट्टानें हैं। अब अगर यदि हम मध्यवर्ती चट्टानों की बात करें तो मध्यवर्ती चट्टानें क्या होंगी, जब मैग्मा का जमाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में मध्यवर्ती गहराई में होता है, जब मैग्मा का जमाव पृथ्वी के आंतरिक भाग में मध्यवर्ती क्षेत्र में होगा ना, तब मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हमें बाद में ज्वालामुखीयता में भी पढ़ने हैं वो यहाँ पर अभी एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए। एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हो सकते हैं, लेकोलिथ, लेकुलिथ हो गया, डाइक हो गया, सिल हो गया, है ना। इसके अलावा आपका फेकोलिथ हो गया, फेकोलिथ, फेको फेकोलिथ, बैथोलिथ इत्यादि। तो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों को आप समझ गए, वे चट्टानें जो पृथ्वी की आंतरिक सतह में मध्यवर्ती क्षेत्र में निर्मित होती हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं, जैसे कि लेकोलिथ, फेकोलिथ, बैथोलिथ, डाइक, सिल इत्यादि। पाताली चट्टानें भी समझ गए आप, और सतही, सतही का आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। सतही में जैसे कि बेसाल्ट चट्टानें हो गई, बेसाल्ट चट्टानें। फ्रेंड्स मैं राइटिंग के लिए फिर से सॉरी कह रहा हूँ, अभी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी आ नहीं रही है। मैं पेन टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ तो अभी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इसको सही करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम रखा है, ये लेकोलिथ, सिल, डाइक, इसमें जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर है। हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ज्वालामुखीता में सारी चीजें आती हैं कि किसका कहाँ पर किसका जो ऊर्ध्वाधर हो रहा है गमन, कि क्षैतिज रूप से उसका निर्माण हो रहा है, तो सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे डाइक की देखिए ऊर्ध्वाधर रूप से है, सिल क्षैतिज रूप से बनी है, ये भी देखिए सिल क्षैतिज रूप से बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कहाँ पर, ज्वालामुखीता पे सारी चीजें आएंगी, लेकिन समय के अनुसार। हमें ये नहीं होगा ना कि अगर यदि अभी मैं सारी चीजें पढ़ा दूं तो अपन टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं इसका रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। इसमें एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, जब जब ये अपना जो क्षेत्र था ना, जब ज्वालामुखीता होती है ना,
या लावा हमारा इस तरीके से आके ये जमता है। अब आप खुद से विचार कीजिए, जब ये तो बाहर का एनवायरनमेंट हो गया, बाहर का वातावरण हो गया, ये बाहर का, और ये आंतरिक वातावरण है ना। तो यहाँ पर तो जो गर्माहट होगी या गर्मी होगी, ऊष्मा होगी, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो यहाँ पर तो अधिक होगी इसके अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर तो वायु का प्रभाव भी है और वातावरण का प्रभाव भी है, बाहरी वातावरण, है ना। तो जब ये मैग्मा नीचे देख के ऊपर की ओर आ रहा है ना और बाहर आ रहा है, तो इतना पूरा ट्रेवल करना पड़ रहा है, ये कहीं पे यहाँ जम जाता है जिसे हम सेल कह रहे हैं, कुछ इस तरीके से जम जाता है। हर जगह से बाहर तो नहीं आ पाता है, कहीं ना कहीं पे और भी जम जाता है। तो उसी प्रकार से जब ये बाहर आता है ना, तो बाहर आने से इसका जो शीतलीकरण है, शीतली जो शीतलीकरण है वो अधिक होता है। कहाँ पर? बाहर आने वाले लावा का जब शीतलीकरण अधिक होगा, तो इसके जो जो लावा में जो रवे होंगे ना, रवे, उन रवे का आकार, रवों का आकार क्या हो जाएगा? जो ग्रेन्स होते हैं ना, कोर्स ग्रेन होंगे, रवों का आकार कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इसमें स्टेटमेंट स्टेटमेंट बना के यूपीएससी पहले भी पूछ चुका है। जब बाहरी वातावरण से संपर्क होता है लावा का, तो जो रवों का आकार होता है वो छोटा होता है। क्यों? कारण क्या है उसका? क्योंकि यहाँ पे शीतलीकरण की दर अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? आंतरिक आग्नेय चट्टानों की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? शीतलीकरण कम होता है, जिसके चलते रवों का आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, रवों का आकार बड़ा होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कुछ आग्नेय चट्टानों के रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अब देखिएगा, ये वाला जो वर्गीकरण है, ये वाला जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में जो मेन चीज है वो है सिलिका की उपस्थिति। रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो तरीके से बांटा गया है। किस किस तरीके से? अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें। तो उसमें भी ये अम्लीय है कि क्षारीय है, उसको डिसाइड कौन कर रहा है? तो उसको डिसाइड कर रहा है सिलिका। तो अब हम पहले थोड़ा सा ना देख लें कि सिलिका क्यों डिसाइड कर रहा है, तो सिलिका के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सिलिका की अगर यदि हम बात करें, तो सिलिका ना, इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का स्वभाव होता है। किसका? सिलिका का। सिलिका का स्वभाव अम्लीय प्रकृति का होता है। साथ ही साथ जहां पर सिलिका की, तो सीधी सी बात, जब उसका स्वभाव अम्लीय प्रकृति का है, तो अगर यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी जिसमें, तो वो अम्लीय हो जाएगा, और सिलिका की मात्रा जिसमें कम होगी वो क्षारीय हो जाएगा। इसके अलावा जहां सिलिका अधिक होता है, वहां घनत्व कम होता है, क्योंकि घनत्व के साथ में सिलिका का इन्वर्सली प्रोपोर्शन या व्युत्क्रम संबंध होता है। सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी तो घनत्व वहां पे कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिलिका की मात्रा जहां अधिक होगी, उसके चलते जो गाढ़ापन होगा, जब विस्फोट होता है तो उसमें भी रहेगा ना कि गाढ़ापन है उस लावा में कि पतला है वो, है ना। तो अगर यदि सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, तो जो लावा होगा तो वो गाढ़ा है या चिपचिपा, गाढ़ा या चिपचिपा। अगर यदि सिलिका की मात्रा अधिक है तो गाढ़ापन या चिपचिपापन अधिक होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए कि अगर यदि सिलिका, क्योंकि देखिए सिलिका है अम्लीय प्रकृति की, यहाँ तो ये तो समझ में आ गया ना, सिलिका की प्रकृति जब अम्लीय है, तो अगर यदि उसकी मात्रा जिसमें ज्यादा होगी तो उसको अम्लीय बना देगी। तो उसी प्रकार से इनका विभाजन, वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानों में क्या क्या डिफरेंस आता है। देखिए, ये तो आपने इसकी चीजें समझ ली, है ना। अब देखिए,
अम्लीय आग्नेय चट्टानों में अम्लीय अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की जो मात्रा है ना, यहाँ पे सिलिका होती है लगभग 65 से 85% तक। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है, जबकि क्षारीय आग्नेय चट्टानों में ये प्रतिशत होता है लगभग 45 से 55% का। तो समझ में आ गया आपको। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है, जबकि क्षारीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की उपस्थिति 45 से 55% तक होती है। अब इसी के चलते अब मैंने जो भी इसके स्वभाव बता दिया आपको, सिलिका के स्वभाव हमने बता दिए, सिलिका के बारे में हमने चर्चा कर दी। तो अब देख लीजिए भाई, सिलिका अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका 65 से 85% है, तो इसमें गाढ़ापन अधिक होगा। ठीक है, इसका घनत्व कम होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए आपको, इसके एग्जाम्पल में जाएंगे वही जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं वो अम्लीय प्रकृति की होती हैं। पिच स्टोन हो गई, पिच स्टोन, ग्रेनाइट, पिच स्टोन, रायोलाइट, ठीक है ना, ऑब्सीड ऑब्सीडियम, ये जो चट्टानें हैं ये अम्लीय प्रकृति की हैं, जबकि क्षारीय प्रकृति में आप देखेंगे बेसाल्ट चट्टानें और जो गैब्रो चट्टानें हैं ये आपकी क्षारीय चट्टानें होती हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अगर यदि कंफ्यूजन आपको कहीं हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे की कहानी। ये मैंने आपके लिए पिक्चर रखी थी, है ना। रायोलाइट है, ग्रेनाइट है, ये देखिए ये एरो शो कर रहा है इंक्रीजिंग सिलिका एंड डिक्रीजिंग आयरन। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इनमें सब सिर्फ सिलिका बस होता है, सिलिका के अलावा आपका इसमें लोह अयस्क हो जाएंगे, एल्यूमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट किसकी होती है? सिलिका की। सिलिका की मात्रा ज्यादा तो अम्लीय, सिलिका की मात्रा कम तो क्षारीय। ये ध्यान रखना, सिलिका की जो मैंने विशेषताएं बताई हैं ये आगे तक आपको काम आएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ। अब देखिए जो आग्नेय चट्टानें हैं ना, आग्नेय चट्टानें जो भारतीय प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है भारत का। ये इसका निर्माण भी आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। इसके अलावा अगर यदि हम देखेंगे तो राजमहल पहाड़ियां हैं जो, वो भी आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो अजंता पहाड़ियां जिसे हम कहते हैं ना अजंता की पहाड़ियां, उनका निर्माण भी आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। तो ये सारी चीजें आप नोट में देख लीजिएगा कि मैंने आपको कौन कौन सी चीजें बताई। एक तो आपकी प्रायद्वीपीय भाग का, ये भी, साथ ही साथ राजमहल पहाड़ियां हो गई आपकी, राइटिंग से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, राजमहल पहाड़ियां हो गई आपकी, अरावली, अरावली है ना, आपकी अजंता की पहाड़ियां, ये सभी आपकी आग्नेय आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, और तो और इसमें हमारी आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से खनिज प्राप्त होते हैं ये थोड़ा सा देख लीजिए आप। इसमें मुख्य रूप से लौह अयस्क, लौह अयस्क हो गया, सोना है, चांदी है, तांबा है, मैग्नीज है ना, क्रोमाइट है, जस्ता है। तो ये सभी खनिज आपके आग्नेय चट्टानों में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं अपन, कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है हमें। चलिए अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा टॉपिक? आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण में एक अभी हमने कंप्लीट किया है आग्नेय चट्टान। अब हम देख रहे हैं दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक्स।
ठीक है, जैसे कि इसका नाम ही है अवसादी चट्टाने या सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? अब निर्माण देखिए इसका, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण फॉर एग्जाम्पल ये आग्नेय चट्टानें बनी हुई हैं। इन आग्नेय चट्टानों के अपक्षय अपरदन से, या जिससे हम क्या कहेंगे एक भाषा में, अनाच्छादन, है ना, डेन्यूडेशन, अनाच्छादन की क्रिया के चलते, जब आग्नेय चट्टानों में अनाच्छादन की क्रिया होती है तो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये चट्टानें कैसे निर्मित होती हैं देखिए, जब इनका अनाच्छादन फॉर एग्जाम्पल पवन चली बहुत तेज, है ना, हवा चली या नदियां बही, तो उसके कटाव के चलते इनका निर्माण धीरे धीरे होके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहले एक लेयर बनी। देखिए, नदी बहा कर लेकर आई एक साथ, तो बाढ़ जब आती है वर्षा ऋतु में, जब बाढ़ आती है तो किसी पर्टिकुलर आग्नेय चट्टान से होकर गुजरी वो, तो उसने उसके अपक्षय अपरदन के चलते उसको कटाव करते हुए अवसाद लेके जाके उसका निक्षेपण कर दिया। फिर उसके बाद में वो सतह वैसी की वैसी रही। फिर नेक्स्ट टाइम फिर बाढ़ आई, है ना, तो फिर अगेन वही नदी ने उस आग्नेय चट्टान का अपक्षयपर्दन किया और फिर उसके ऊपर एक लेयर बना दी। तो इससे क्या हो रहा, एक लेयर के ऊपर लेयर बन रही है, एक लेयर के ऊपर लेयर बन रही है, एक बार में तो इसका निर्माण नहीं हो गया। तो इसीलिए जब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं ये परतों में पाई जाती है। आया समझ में, परतों में क्यों पाई जा रही है ये, क्योंकि एक बार में इसका निर्माण नहीं होता है, कई वर्षों के उपरांत अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब इस तरीके से जब इनका निर्माण हो रहा है तो ये क्या हो सकती हैं, मुलायम क्यों, क्योंकि आप देखिए ना, क्ले या हम चीका मिट्टी जिसे हम कहते हैं, चीका मिट्टी, सॉरी, क्ले या चीका मिट्टी जो होती है ना, चीका मिट्टी, इसकी भी चट्टानें हमें मिलती हैं। तो ये चीका मिट्टी कौन सी चट्टान कहलाएगी, मुलायम तो है ही, साथ ही साथ ये अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल कहलाती है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि चट्टानें कठोर से, कठोर के साथ साथ में मुलायम भी होती हैं, तो जैसे चीका मिट्टी की अवसादी चट्टानें हो गई तो मुलायम में आ गई। इसके अलावा इसी, यही वो चट्टान है, ये यही वह रॉक है जिसमें अधिकांश रूप से जीवाश्म प्राप्त होते हैं। अब देखिए, वही सेम चीजें पकड़, एक ही एग्जांपल पकड़ के चलेंगे हम, कौन सा वाला, भाई यहाँ से नदी बहाकर लेकर आई थी, एक बार यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, ठीक है ना, ये डिपोजिशन हो गया। इसके बाद में फिर दोबारा जब बाढ़ आई तो फिर मिट्टी लेकर आई, तो हो सकता है जब यहाँ पे डिपोजिशन एक बार वो कर गई थी तो यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे उग गए हों इस क्षेत्र पर, है ना, या किसी प्रकार का जीव जंतु यहाँ पर मृत हो गया हो। फिर उसके बाद में जब वो लेकर आई अपने साथ में निक्षेपों को, इसी के ऊपर डिपॉजिट कर दिया, जब इसी के ऊपर डिपॉजिट किया तो इसमें क्या आ गया, दबाव पड़ा, ये नीचे दब गए ना, अवसाद नीचे दब गए इसमें। ठीक है, फिर अगेन नेक्स्ट यही प्रोसेस, फिर इसमें कुछ बन गया होगा, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की मृत जो अवस्था होगी वो यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक और, तो इस तरीके से आप देखिए, जैसे यहाँ पे लेयर बाय लेयर बनी है ना, देखिए ये ब्लू कलर की अलग लेयर समझ में आ रही है, फिर यहाँ ब्राउन कलर की एक अलग लेयर समझ में आ रही है। तो इसमें हो सकता है कि जीवाश्म अंदर दबे हों, जिसके चलते ये अत्यधिक संसाधन अपने में समाये रहती है। जो अवसादी चट्टानें होती है ना, इसमें मुख्य रूप से जो संसाधन होते हैं ना, वो कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि आपके तेल हो गया, है ना, क्योंकि जब पेड़ पौधों का या जीव जंतुओं का किसी जगह पर, है ना, ये जगह पर जब ये दब जाते हैं ये, तो इसके चलते कई वर्षों के बाद में इसका निर्माण किस किस के रूप में, कोयला, तेल, है ना, इस तरीके के जो प्रमुख संसाधन हैं उनका निर्माण होता है। चलिए, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर यदि आपको एक चीज समझ में आ गई ना अवसादी चट्टानों में, तो सारी विशेषताएं आप स्वयं से लिख सकते हैं। भाई मुझे इसका कंसेप्ट समझ में आ गया कि इसका निर्माण कैसे होता है। जब इसका निर्माण अलग अलग ही होता है, परतों में होता है, तो ये परतों में होता है, इनका निर्माण ये मुलायम भी हो सकती है, ठीक है ना, इसमें अधिकांश जीवाश्म और संसाधन प्राप्त होते हैं, छिद्रयुक्त होती है। भाई होंगी ना छिद्रयुक्त, क्योंकि एक बार में निर्माण हुआ नहीं है इनका। जबकि जो हमारी
आग्नेय चट्टानें थी वो कैसी हो रही थी, जैसे ही लावा का विस्फोट होता था तो उसमें जमा हो जाता था उसके ऊपर, तो जो नीचे वाली लेयर थी वो भी दब के वो एक हो जाती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से नदी बहकर आती है, अलग अलग अवसाद लेकर आती है। चलिए, फिर साथ ही साथ अब हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें, अजैविक अजैविक अवसादी चट्टानें जैसे कि बालू प्रधान बालू प्रधान कौन सी, सैंड स्टोन, क्ले प्रधान जैसे कि चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी। तो ये अजैविक अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हो गए, बालू प्रधान जैसे सैंडस्टोन, क्ले प्रधान जैसे चूना पत्थर, ये और चीनी चिकनी मिट्टी। इसके अलावा आप देखिए, जो जैविक अवसादी चट्टानें होंगी, जैविक, आपको समझ में आते होंगे ना शब्द, जैविक अजैविक, जिसमें किसी भी प्रकार के जीव जंतु या जिसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, अगर यदि वो हैं तो वो जैविक हो जाते हैं, और जिनमें इनकी अनुपस्थिति है वही कार्बन हो गया, है ना, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन तीनों का अगर यदि मिश्रण है तो वो जैविक है, अदरवाइज वो अजैविक है। ठीक है। तो जैविक अवसादी चट्टानें जैसे कि आपकी चूना प्रधान में कौन कौन सी, डोलोमाइट, जिप्सम और खड़िया। कई जगह खड़िया पूछ लेता, खड़िया क्या है, तो खड़िया जैविक अवसादी चट्टान है, खड़िया जैविक अवसादी चट्टान है। जिप्सम हो गया, डोलोमाइट हो गया, ये डोलोमाइट लिख गया है, कोई नहीं, ये डोलोमाइट है ना, डोलोमाइट। फिर कार्बन प्रधान जैसे ऑयल शेल या कोयला। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा रासायनिक क्रिया से भी निर्मित होती हैं। कई अवसादी चट्टानें रासायनिक क्रियाओं के चलते निर्मित हो जाती हैं, जैसे कि सेंधा नमक, कि जो सेंधा नमक है वो रासायनिक क्रिया से निर्मित अवसादी चट्टान का उदाहरण है, सेंधा नमक। इसके अलावा आपकी जो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट, अब यहाँ पर ये जो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट है ना, इसका बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि ये कौन सी संरचना, क्योंकि ऑप्शन इस तरीके से बनकर आते हैं ना कि समझ में ही नहीं आता। चलो मैं इसको उसके पास में ही बना देता हूँ ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। देखिए, हालांकि इसका नीचे डायग्राम है, लेकिन फिर भी मैं इसको बना के दिखा देता हूँ आपको, तो जल्दी समझ में आएगा। जो आपका स्टेलेग्माइट है ना, स्टेलेग्माइट का जो निर्माण है वो सतह से ऊपर की ओर होता है। जब सतह से ऊपर की ओर निर्माण हो तो ये संरचना कहलाती स्टेलेग्टाइट, स्टेलेग्माइट, स्टेलेग्माइट। आप इसको याद करने के लिए देखिए, लेग है, लेगमाइट, तो नीचे जमीन से सटा होगा ना, जमीन से ही तो सटा होगा हमारा लेग, तो सतह से जो संरचना ऊपर की ओर आती है वो स्टेलेग्माइट कहलाती है। इसके अलावा जब एक अगर यदि हमें क्लियर हो गया तो दूसरे के लिए हमें कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। तो स्टेलेक्टाइट कौन सी संरचना होगी, जो ऊपरी सतह से नीचे की ओर निर्मित होती है, ये संरचना कौन सी हो जाएगी, स्टेलेक्टाइट। ये लेक्टाइट है, वो लेगमाइट है। तो आप कंफ्यूज होने के से बच जाएंगे ना, जैसे ही हमें दिखेगा लेग, तो लेग है तो नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। ये देखिए यहाँ पर, अगर यदि आपको अच्छे समझ में आ रही हो, मैं जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन, ये देखिए सतह से ऊपर की ओर आ रही है ना संरचना, तो ये कौन सी है, स्टेलेग्माइट, और ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ये है स्टेलेक्टाइट। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, उम्मीद है, आशा करता हूँ मैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर यदि आपकी चीजें समझ में आ रही हैं तो जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन सारी चीजों का लाभ मिल सके।